स्पेक्ट्रल लाइन मतलब जैसे मान लो कि ये N2 है हायर वाला और ये बेचारा N1, और ये लाइन ऐसे आ रही है, इस लाइन को क्या बोलेंगे, इस लाइन को बोलेंगे स्पेक्ट्रल लाइन। स्पेक्ट्रल लाइन अच्छा खासा सब बढ़िया काम चल रहा था, स्पेक्ट्रल लाइन आराम से नीचे तक आ रही थी, सब ठीक चल रहा था। साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया। दिमाग क्या लगाया आपको पता है? साइंटिस्ट सबसे पहले पता है क्या दिमाग लगाते हैं? एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं, एक बार मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं और चेक करते हैं कोई मामला इधर उधर हो तो नहीं रहा ना। तो बस वही मामला है। तो जैसे ये जो स्पेक्ट्रल लाइन है ना, स्पेक्ट्रल लाइन, इसमें एक बार साइंटिस्ट ने क्या किया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया बच्चों ना, ये स्प्लिट होने लगा, स्प्लिट। ये जो स्पेक्ट्रल लाइन है ये स्प्लिट होने लगा, स्प्लिट। क्या आप हमारी बात समझ में आ रहा है? लिख देता हूं स्प्लिट। हाँ सर। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा ना, तो ये जो स्पेक्ट्रल लाइन जो आ रहा था ना, N2 से N1, N2 से जो भी हो, ये बच्चों ने स्प्लिट होने लगा, स्प्लिट, एक से दो भागों में अलग अलग जाने लगा। तो ये तो ड्रॉबैक, ये कमी है भाई, ये तो बोहर मॉडल की कमी है। अब सबसे अच्छी बात बता दूं कि इसी इफेक्ट को स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं, स्टार्क इफेक्ट। तो अगर हमसे कोई पूछे कि स्टार्क इफेक्ट क्या होता है, तो हम बोलेंगे कि जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो स्पेक्ट्रल लाइन है ना, उसमें जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाता है तो वो जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो स्प्लिट हो जाती है। इसी इफेक्ट को स्टार्क इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। और इस बात को बोहर ने एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, तो भैया ये कमी हो गई। तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसी में जीमान इफेक्ट बता दूं। अब जीमान इफेक्ट क्या है? अब भैया अब इलेक्ट्रिक फील्ड लग चुका है तो एक बार मैग्नेटिक फील्ड लग जाए। तो बच्चों इसी में क्या हुआ ना कि मैग्नेटिक फील्ड लगा के चेक किया गया। मैग्नेटिक फील्ड समझते हैं ना, ऐसा फील्ड जहां मैग्नेट का फील्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड लगाया हाँ गया। सर। आप फिजिक्स वाले हैं तो आपको तो पता ही है, फिर भी नहीं पता होगा पूछ लीजिए, बता दूंगा। मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, तो जैसे इसको लगाया गया ना, ये फिर से स्प्लिट वाला काम हुआ। अब इसको जो देखने वाले साइंटिस्ट है वो जीमान, तो उनके नाम पे इसको जीमान इफेक्ट नाम पड़ेगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि स्टार को जीमान इफेक्ट क्या है, तो मैं बोलूंगा ड्रॉबैक है, कमियां। कहाँ का कमियां है? तो भाई साहब बोहर एटॉमिक मॉडल की कमियां। कैसी कमियां हैं? तो जो जो बच्चों स्पेक्ट्रल लाइन था ना, उस स्पेक्ट्रल लाइन का स्प्लिट हो जाना, किसके द्वारा? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लगाने के बाद इसी इफेक्ट को स्टार्क इफेक्ट और जीमान इफेक्ट कहते हैं। तो भैया जल्दी से इसकी स्क्रीनशॉट ले ताकि हम काम को आगे बढ़ाएं, क्योंकि टाइम इतना नहीं है। तो बच्चों ड्रॉबैक हो गया। अब एक और ड्रॉबैक लिख देता हूं, उसके बाद उसका मतलब बताता हूँ। इसको हटा देता हूँ ना। अब बच्चों जो तीसरी बात है ना, थर्ड वाली बात, आपने डी ब्रोगली का नाम सुना ना? डी ब्रोगली, थोड़ा इसको मैं रेट के लिख देता हूँ क्योंकि मुझे पढ़ाना है डी ब्रोगली, है ना। इस सुना है बात को लिख सर। देता हूँ। देखो ये मॉडल जो था ना बच्चों, ये बोहर जो मॉडल था ना, ये जो मॉडल था, ये ना डी ब्रोगली और हाइजेनबर्ग के मॉडल से ना उसके अकॉर्डिंग नहीं था, ये मतलब उसके अकॉर्डिंग नहीं था। तो दिस मॉडल इज नॉट इन अकॉर्डेंस विथ डी ब्रोगली। बच्चों ये डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है ना, डी ब्रोगली एंड हाइजेनबर्ग। अब हमें यही पढ़ना है। तो प्रश्न ये कि सर ये क्यों नहीं था? तो जब ये पढ़ेंगे तभी तो पता चलेगा, डी ब्रोगली पढ़ेंगे तभी तो पता चलेगा क्या है मामला वहां पे। पहले मैं लिख देता हूँ। हाँ सर। हाँ, हाइजेनबर्ग,
हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी। तो भैया उसके अकॉर्डिंग नहीं था, उसके अकॉर्डिंग नहीं था, किसके अकॉर्डिंग? डी ब्रोगली और उसके अकॉर्डिंग। तो भैया ये क्या मामला है, तो मैं डी ब्रोगली पढ़ा रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, हेडिंग लिखेंगे डी ब्रोगली इक्वेशन। पहले मैं डी ब्रोगली बता देता हूँ, डी ब्रोगली कंसेप्ट क्या है, डी ब्रोगली का फॉर्मूला बता देता हूँ, डी ब्रोगली का फॉर्मूला आपको याद करा देता हूँ। जब मैं वो आपको दूंगा तो उसमें डी ब्रोगली के क्वेश्चन होंगे, आप मेहनत प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसको हटा देता हूँ, बहुत डिटेल नहीं जा रहा हूँ डी ब्रोगली में, डायरेक्ट मैं डी ब्रोगली का बात बता देता हूँ, डी ब्रोगली ने क्या बोला था। बच्चा बहुत बड़ा लेशन था, इतना बड़ा लेशन कोई है नहीं, चिंता ना करें। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रेडिक्ट टेबल, उसको आराम से पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि प्रेडिक्ट टेबल से एक बार अपना कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है। तो बच्चों हेडिंग लिख रहा हूं मैं, डी ब्रोगली, डी ब्रोगली कंसेप्ट पढ़ रहा हूं हम लोग, डी ब्रोगली, डी ब्रोगली कंसेप्ट। डी ब्रोगली कंसेप्ट बच्चों क्या है ना कि जैसे होता ना, लोग बोलते हैं संन्यास धारण करना, तो आजकल संन्यास धारण करना भी बहुत कठिन काम है। कैसे? जैसे मान लो कि हमारे मन में भी आए, भविष्य में हो सकता है मैं भी संन्यास धारण कर लूं, हमारे एक मित्र के मन में आए कि वो भी संन्यास धारण कर लूं। लेकिन बच्चों पहले जैसा जो संन्यास की जो धारणा है ना, जो हमारे मन में है, अब ऐसा नहीं है। क्या पहले जैसे धारणा थी? आप कभी गौतम बुद्ध और उनके शिष्य को देखिए, वो नगर नगर घूमते थे, ऐसे दरवाजा खटखटाए, है ना, कोई आत्मा आई और आपके हाथ में उन्होंने कोई चावल या कोई दाना दे दिया, आपने भिक्षा लिया, भिक्षा आप दे ही तो आपको भिक्षा मिल गया और आप चले गए। लेकिन यदि आप सोचते हैं कि आज के समय में ऐसा हो पाएगा, तो बच्चों वो नगर नहीं रहा, वो सोसाइटी बन चुका है। और सोसाइटी के गेट पे ना सिक्योरिटी गार्ड होता है, और आप मतलब घर के पास दूर की बात है, वो सिक्योरिटी गार्ड बाहर से आपको भगा देगा, मार अलग से पड़ेगी। तो बच्चों जमाना बदल चुका है, आजकल ना एक सन्यासी बनना भी बहुत कठिन काम है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बताना चाहता हूं, दुनिया में कितना टफ वाला काम चल रहा है। खैर देखो, देखते हैं। तो डी ब्रोगली ने क्या बताया? डी ब्रोगली ने रिलेशनशिप बताया, रिलेशनशिप बिटवीन, डी ब्रोगली ने रिलेशनशिप बताया, किसके बीच में रिलेशनशिप बताया? वेवलेंथ, वेवलेंथ, और किसके बीच में? और मोमेंटम। मोमेंटम जानते हैं ना, मोमेंटम की क्या क्या बोलते हैं उसको गुजराती में? वेगमान, वेगमान, वेगमान। मोमेंटम का सिंबल क्या है? वेवलेंथ का तो लैम्डा है, मोमेंटम का पी है। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। तो डी ब्रोगली ने क्या बोला, उसकी स्टेटमेंट क्या था ना, जो वेवलेंथ है ना, वेवलेंथ है ना, वो जो मोमेंटम है ना उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/p। ये डी ब्रोगली स्टेटमेंट है। अगर कभी कोई आ जाए कि इसमें से डी ब्रोगली स्टेटमेंट क्या है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि डी ब्रोगली स्टेटमेंट यही है। यहाँ पे लिख देता हूँ, स्टेटमेंट है डी ब्रोगली का, स्टेटमेंट डी ब्रोगली का ना, स्टेटमेंट। तो डी ब्रोगली का स्टेटमेंट क्या है बच्चों की, जो वेवलेंथ होता है ना, वेव जो एसोसिएट होता है किसी भी पार्टिकल्स का, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों उसका मोमेंटम का, उसके मोमेंटम के। हमारे वहां इसको मोमेंटम को बच्चों इसको हिंदी में संवेग बोला जाता है, संवेग, हिंदी वर्जन की बात कर रहा हूँ, संवेग बोला जाता है। खैर आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम थोड़ा सा इस बात को आगे बढ़ाएं। अब मुझे बता दो बच्चों की P बराबर क्या होता है? mv। तो बच्चों ये फॉर्मूला डायरेक्ट क्या लिख दूं मैं, डेल्टा बराबर, और सुनिए तो ये बच्चों ये देखिए, ये 1/p लिख दिया मैंने, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं। ये हो जाता है
कांस्टेंट यहाँ पे लगा देता हूँ H/P, और P इक्वल टू MB होता है तो H/MB। H/MV। ये हमारा रहा फॉर्मूला, ये डी ब्रोगली इक्वेशन का फॉर्मूला है। आपको तो फॉर्मूला याद रखना है, इतनी स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं फॉर्मूले को और आगे बढ़ाऊं। बच्चों डी ब्रोगली इक्वेशन का जो फॉर्मूला वो काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में भी बताया जाता है। डी ब्रोगली इक्वेशन का जो फॉर्मूला है वो काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में बताया जाता है। मैं वो भी लिख देता हूँ यहाँ पे ना, देखो लिख देता हूँ। जो डी ब्रोगली इक्वेशन है, डी ब्रोगली इक्वेशन है ना, इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। हमें सारे फॉर्मूला याद रखने हैं। काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में फॉर्मूले क्या होंगे? किसी को याद है फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में? H/√2m। बहुत बढ़िया, क्या बात है। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों H/√2m, और ये रहा काइनेटिक एनर्जी। बस इसको ऊपर कर देते हैं, H/रूट में तो 2m काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चों ये आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लें। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक बिल्कुल याद हो गया होगा, और जरूर इसको याद रखें। ठीक है, अभी मैं सिखाता हूँ कि कैसे बोहर मॉडल से कैसे इसको हम लोग एसोसिएटेड, इसको जोड़ के देखेंगे। अभी मैं बताता हूँ। पहले एक और फॉर्मूला है, अगर आपको याद हो तो इस बच्चों इसमें एक और फॉर्मूला आता है, मैं उसको लिखना चाहता हूँ। इसको हटा के जरा ध्यान सुनिएगा, इसको हटा रहा हूँ। सभी फॉर्मूले एक साथ रखिएगा, न्यूमेरिकल में काम आने वाला है। एक और फॉर्मूला जरा देखो, मैं उस फॉर्मूले को लिख देता हूँ। याद है जब कभी रेस्ट से, मैं पहले उसको लिख रहा हूँ, देखो जरा। जैसे मान लो कि आपके पास कोई चार्ज पार्टिकल है, मतलब ऐसा पार्टिकल जिसपे कोई चार्ज है ना, चार्ज पार्टिकल। जैसे मान लो आपके पास कोई चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। इसको, इस चार्ज पार्टिकल को आप एक्सेलरेट करें, एक्सेलरेट समझ रहे हो ना, इसको एक्सेलरेशन समझते हैं ना, क्या बोलते हैं? प्रवेग। हाँ वही, इसको आप एक्सेलरेट कर रहे हैं। कहां से एक्सेलरेट कर रहे हैं? रेस्ट से, रेस्ट पोजीशन से, फ्रॉम रेस्ट पोजीशन से किसी चार्ज पार्टिकल को आप एक्सेलरेट कर रहे हैं। ठीक है, आप कैसे एक्सेलरेट कर रहे हैं इस चार्ज पार्टिकल को? तो आप इसको कोई ना कोई वोल्टेज अप्लाई कर रहा है। भाई इसको कोई वोल्टेज देंगे तो ये भागेगा। मैं लिख देता हूं, बाई अप्लाइंग वोल्टेज, है ना, बाई अप्लाइंग वोल्टेज, इसको वोल्टेज दे रहे हैं, बाई अप्लाइंग वोल्टेज। वोल्टेज मतलब V दे रहे हैं, वोल्टेज। तो फिर प्रश्न ये कि उसका फॉर्मूला क्या होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखिएगा। तो बच्चों ये रहा कोई चार्ज पार्टिकल, यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन लिख देता हूँ। तो इसका फॉर्मूला होता है, आपको याद भी होगा, √, ये 150 लिखते हैं, ये वोल्टेज V, और ये रहा एंगस्ट्रॉन, ये फॉर्मूला होता है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये रूट से बाहर निकालेंगे तो ये 12.27 डिवाइड बाई रूट वी एंगस्ट्रॉन, ये फॉर्मूला होता है। तो इतना फॉर्मूला डी ब्रोगली कंसेप्ट में आप ध्यान रखें। इसकी स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, ठीक है। इसको हटा रहा हूं, इसको हटा देता हूं ना। हाँ सर। बच्चों अब इसी में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। याद है मैंने बोला था वो ड्रॉबैक है, तो उसी के बारे में बता रहा हूँ। पहले ड्रॉबैक से पहले मैं आपको बता दूं, आपको अच्छे से पता भी होगा
फिर भी सुन लीजिए, अगर मैं वेव की बात करूं बच्चों, तो वेव ऐसे चलता है। ये मैंने ऐसे वेव की बात कर ली है, नॉर्मल है ना। ये मैंने ऐसे वेव की बात करी है, वेव ऐसे चलता है ना, वेव। ये इसका वेव है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, ऐसे वेव से ऐसे घूमेगा। ये बात ध्यान रखिए, वेव ऐसे चलता है। ऐसे क्यों बता रहा हूँ सर? अभी बताता हूँ ऐसे क्यों बता रहा हूँ। ये वेव है ना, इलेक्ट्रॉन ऐसे। अब जरा सब लोग ध्यान सुनिएगा, मैं अभी जो टॉपिक बताने जा रहा हूँ उसके बारे में सुनिए। टॉपिक क्या है? टॉपिक ये है कि सर अभी आपने जो ड्रॉबैक बताया था, तो हम क्या करेंगे ना, बोहर मॉडल और डी ब्रोगली को एसोसिएट करेंगे, आपस में जोड़ेंगे, और एसोसिएट करके हम लोग देखेंगे क्या दिक्कत थी। जरा उसको देखो, एसोसिएट कर रहा है, एसोसिएशन ऑफ डी ब्रोगली, एसोसिएशन ऑफ डी ब्रोगली है ना, डी ब्रोगली कंसेप्ट, मतलब डी ब्रोगली कंसेप्ट को हम बोहर मॉडल से एसोसिएट करेंगे, जोड़ेंगे विथ बोहर्स मॉडल, विथ बोहर्स मॉडल। इससे जोड़ के देखते हैं, चलो देख के जोड़ के देखते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको बोहर मॉडल में एक बात बताई थी, अगर आपको याद हो, क्या बताई थी कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है बच्चों ने, किसी भी इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए mvr, वो बच्चों NH/2 के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो मैं मान सकता हूं कि वो उस ऑर्बिट में घूम रहा है। अगर h/2 है तो मैं बता दूंगा कि इलेक्ट्रॉन मेरा फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है, और h/π है तो सेकंड ऑर्बिट में घूम रहा है। ये बोहर का मानना था, ठीक है। ये बच्चों ये बोहर का मानना था। दरअसल ध्यान सुनिएगा, अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से जो mv है ना, mv, ये जो mv है बच्चों ना, इस mv को मैं नीचे ला रहा हूं, mv को नीचे ला रहा हूं, 2π को उधर भेज रहा हूं। जब मैं 2π को उधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 2πr हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा, n तो पहले से था, और h/mv आ जाएगा, h/mv। और बच्चों अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा h/mv क्या होता है। तो h/mv हमने याद रखना, हम लोग डी ब्रोगली का बोहर मॉडल से एसोसिएशन पढ़ना, जोड़ के देख रहे हैं। तो सबसे पहले हमने बोहर मॉडल लिख लिया, अब इस बोहर मॉडल को हम अप्लाई करके डी ब्रोगली से जोड़ रहे हैं। तभी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाया था ना, लेमडा बराबर क्या होता है बच्चों, h/mv। ये किसने बोला था, डी ब्रोगली ने। अब ये लेमडा की वैल्यू में यहाँ रख देता हूँ, तो मुझे बताओ क्या आएगा, 2πr इक्वल टू n लेमडा। बोलो समझ में आया कि नहीं यार? हाँ। 2πr इक्वल टू n लेमडा। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात सुनो, ध्यान सुनना, इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चों, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ऊपर वाला mvr इक्वल टू NH/2π था, वो क्या था, इलेक्ट्रॉन जब भी कोई ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम NH/2π के बराबर होगा। लेकिन जब हम इन दोनों को जोड़ के देखे तो हमारा जो रिजल्ट आया वो 2πr इक्वल टू n लेमडा आया। सर इसका क्या मतलब, इसका मतलब समझिए, इसका क्या मतलब है। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि 2πr इक्वल टू n लेमडा का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो नंबर ऑफ वेव है ना, नंबर ऑफ वेव, ये जो वेव बता रही है, जो वेव दिख रहा है, जो नंबर ऑफ वेव है ना, नंबर ऑफ वेव्स, वो बच्चों जो सेल है ना, सेल, जो भी आप सेल लेंगे उसके इक्वल होगा। द सेल इन विच, ऐसा सेल जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा, चक्कर लगा रहा। अभी मैं समझाता हूं कैसे, रिवॉल्व। अब जरा इस बात को समझिएगा, इस बात को मैं समझाता हूं कैसे, जरा समझो। मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, एक बना रहा हूं न्यूक्लियस, ठीक है, एक न्यूक्लियस बना रहा हूं, और बच्चों एक न्यूक्लियस मैंने बना दिया, और एक बना दिया मैंने, एक ये पहला ऑर्बिट बना दिया, देखो ये पहला ऑर्बिट है बच्चों, n इक्वल टू 1 बना दिया मैंने, ठीक है। और बच्चों एक ऑर्बिट और बना देता हूँ, पहला ऑर्बिट मतलब दूसरा, पहला ऑर्बिट नीचे और बना, दूसरा बना देता हूँ, दूसरा तीसरा, जिसमें मैं उसमें वेव बताता हूँ। याद रखिए मैं 2πr इक्वल टू n लेमडा के बारे में बता रहा हूँ। मैंने बोल दिया कि ये सेकंड वाला ऑर्बिट है और ये थर्ड वाला ऑर्बिट, मैंने ऐसे बोल दिया, ठीक है। अब मैं सेकंड ऑर्बिट की बात करता हूँ। तो बच्चों अगर सेकंड ऑर्बिट में अपना इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, तो इसका मतलब ये हुआ
कि नंबर ऑफ वेव हमारे 2 होंगे, नंबर ऑफ वेव 2 होंगे। कैसे दे रहा देखो, नंबर ऑफ वेव कैसे 2 होंगे बच्चों, देखो ये रहा एक वेव और ये रहा बच्चों देखो 2 वेव। देखो ये वेव बना रहा हूं मैं, मतलब इस ऑर्बिट में अगर वो घूमेगा तो 2 वेव बनाएगा। अच्छा अगर मान लो मैं थर्ड ऑर्बिट की बात कर रहा हूँ, थर्ड ऑर्बिट यहाँ पे मैं 3 लिखूंगा, इसका मतलब 3 ही वेव बनाएगा। 3 वेव कैसे बनाएगा देखो, ये एक वेव है ना, देख रहे हो एक वेव, उसके बाद ये घूम के जाएगा, फिर से एक बनाएगा ऐसे 2 वेव, फिर ऐसे घूम के जाएगा बच्चों, ऐसे फिर घूम के आएगा, ऐसा 3 वेव बनाएगा, 3 वेव। आप समझ गए ना 2 पाई आर आप समझ रहे हो ना, 2 पाई आर मतलब जिसमें वो रिवॉल्व कर रहा। एल लैम्डा का मतलब क्या हुआ, एल लैम्डा का मतलब ये हुआ कि जिस सेल में घूम रहा उतना वो वेव बनाएगा। सेकंड में घूम रहा तो सेकंड 2 वेव बनाएगा। थर्ड में घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे वेव बना के ऐसे घूमेगा इस ऑर्बिट में, 3 वेव बनाते हुए ऐसे घूमेगा। मैं बहुत बढ़िया डायग्राम तो नहीं बना पाऊँ, लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसमें पेपर कैसे क्वेश्चन आता है ध्यान सुनिएगा। पेपर ये क्वेश्चन आता है कि अपना इलेक्ट्रॉन n=4 में रिवॉल्व कर रहा है, तो नंबर ऑफ वेव कितने होंगे। तो बच्चों जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा उतने ही नंबर ऑफ वेव बनेंगे। याद रखिएगा, ये नीट में ऑलरेडी इसके क्वेश्चन आ चुके हैं, ये ध्यान रखिएगा। 5वें में हो रहा तो 5 वेव बनाएगा, पहले में हो रहा तो 1 वेव बनाएगा। आपने इसकी स्क्रीनशॉट ले लिया ना। हाँ सर। अब सुनो, अब हमारी बात को सुनो। जो बोहर ने बोला था, बोहर ने क्या बोला था, क्लोज सर्किट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा। जब हमने डी ब्रोगली और बोहर को जोड़ दिया तो दोनों को जोड़ने का मतलब क्या हुआ, अगर पहले में घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन चक्कर तो लगाएगा, लेकिन वेव फॉर्म में चक्कर लगाएगा। अब पहले ऑर्बिट में केवल 1 वेव बनाएगा, दूसरा ऑर्बिट में ऐसे 2 वेव बनाएगा, तीसरा ऑर्बिट में ऐसे 3 वेव बनाएगा। ठीक है, अब दोनों को कंबाइन करके हमने रिजल्ट बनाया। खैर बहुत डिटेल नहीं जाते हैं, थोड़ा सा इसको हटाते हैं, हाइजेनबर्ग बताते हैं, इसको हटा देते हैं। देखो बच्चों, रिवीजन बैच में शुरुआत में करीब 50-55 जुड़ते हैं और लास्ट तक जाते हैं इस समय करीब 36 है, मुझे लेके 35 स्टूडेंट हैं। आप देख सकते हैं कि जैसे कल को मान लो रिजल्ट आया तो कुछ बच्चे ऐसे सोचेंगे हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। बच्चे इसका साफ साफ रीजन है कि आप उतना मेहनत नहीं कर पाए, क्लास चला था, क्लास में नहीं बैठ पाया, तो आप कैसे डॉक्टर बन पाए, संभावना नहीं है ना। खैर कोई बात नहीं, हम अपनी काम की बातें करते हैं। तो ये है हमारा हेडिंग नेक्स्ट, Heisenberg's uncertainty principle, Heisenberg uncertainty principle। ये हमारा हेडिंग है और आपको भी पता है कि इसका मतलब क्या हुआ। मैं फिर भी इसका मतलब लिख देता हूं। देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब किसी को पता है इसका मतलब क्या है? अनिश्चितता। मैं बताता हूं। देखो बच्चा, सबसे पहले ये जो प्रिंसिपल है ना, ये जो सबसे पहले ये जो प्रिंसिपल है, मैं इसके पहले बता दूं, यह माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए था। माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए प्रिंसिपल यूज होता है। माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जो आंख से नहीं दिखता है। मैं पहले बता देता हूं, याद रखिएगा। अब माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट में मैं लेके चल रहा हूं मूविंग इलेक्ट्रॉन मतलब ऐसा इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा, रेस्ट पे नहीं। मैं मूविंग इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं। ध्यान सुनिएगा, इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने ये बोला था कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा, मैं फिर से बताना चाहता हूं, ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए ये रूल है जो माइक्रोस्कोपिक है, जो आंख से नहीं दिखता। ऐसा नहीं कि ये मोबाइल के लिए अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगा दो, ऐसा नहीं है। ये आपको आंख से दिख रहा है, याद रखिएगा। आप इसके लिए नहीं लगा सकते, आप ऐसे चीज के लिए लगा सकते हैं जो आपको आंख से ना दिखाई दे। ये बात ध्यान रखिएगा, ऐसे के लिए हम लोग ये रूल बनाएंगे, ठीक है। तो अब जरा सुनिए रूल क्या है। मान लीजिए कोई मूविंग इलेक्ट्रॉन है, कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो इनका ये कहना है कि मूविंग इलेक्ट्रॉन के लिए है ना, मूविंग इलेक्ट्रॉन के लिए
एक साथ मतलब साइमल्टेनियसली लिख देता हूं, है ना, साइमल्टेनियसली लिख देता हूं। एक साथ बच्चों SLY साइमल्टेनियसली, एक साथ बच्चों, एक साथ क्या, एक साथ उसका मूवमेंट, एक साथ उसका क्या मूवमेंट, और बच्चों एक साथ उसका पोजीशन। मेरी बात को समझिए, मैं क्या बताना चाहता हूं। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो मूविंग कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लो इलेक्ट्रॉन के लिए, उसका मूवमेंट और उसकी पोजीशन बच्चों दोनों एक साथ आप नहीं बता सकते। साइमल्टेनियसली का मतलब क्या हुआ, दोनों एक साथ, ये पहला और दूसरा, दोनों का एक साथ, दोनों का एक साथ कैलकुलेशन आप नहीं कर सकते। मैं लिख देता हूं, दोनों का एक साथ कैलकुलेशन आप नहीं कर सकते, कैलकुलेशन 100% नहीं कर सकते कि आप कैलकुलेशन करें और 100% सही है। एक बार फिर देखिए, अगर कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताना और उस इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम बताना दोनों एक साथ पॉसिबल ही नहीं। कैसे, मान लो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो या तो आप ये बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ऐसा थोड़ा बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन रुका भी है, मूव भी कर रहा। भाई दोनों एक साथ नहीं बता सकते ना। तो मैं यही तो कहना चाहता हूँ कि अगर कोई भी बहुत माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है, तो बच्चों उसका एक साथ रुका भी है और मूव भी कर रहा है, एक साथ आप नहीं बता सकते, और 100% एक्यूरेसी से बता ही नहीं सकते। इसी को हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं। मेरे कहने का मतलब क्या हुआ, सपोज मान लो आप ट्राई करते हो, सपोज मान लो आप ट्राई कर रहे हैं कि नहीं मैं बताऊंगा, मान लो आप ट्राई करते कि नहीं मैं बताऊंगा। तो बच्चों अगर आप ट्राई करते हैं, मान लीजिए आप मूवमेंट बताने जा रहे हैं ना, तो पोजीशन एक्यूरेट नहीं बता पाएंगे, और अगर आप उसकी पोजीशन बता रहे हैं तो मूवमेंट नहीं बता पाएंगे। मतलब दोनों का 100% कैलकुलेशन आपका संभव नहीं। तो मैं क्या बताना जा रहा हूं कि मान लीजिए आप मेजर करने जा रहे हैं, किसके लिए मेजर करने जा रहे हैं, मोमेंटम के लिए। आप सोच रहे हैं कि मैं मोमेंटम बता दूं, है ना, मोमेंटम, आप सोच रहे हैं कि मैं मान लो मोमेंटम बता दूं, मोमेंटम समझ रहे हो ना, पी, है ना, पोजीशन मतलब एक्स, पोजीशन। मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि मैं मोमेंटम बता दूं, ठीक है। तो बच्चों अगर आप मोमेंटम बताना जा रहे हैं ना, तो श्योर है कि उसके पोजीशन में आप एरर करेंगे, उसकी पोजीशन नहीं बता पाए। और यदि आप पोजीशन बताने जा रहे हैं बच्चों, तो उसका मोमेंटम नहीं बता पाए। मतलब किसी भी मूविंग पार्टिकल में एक साथ मोमेंटम और बच्चों पोजीशन का डिटर्मिनेशन करना पॉसिबल नहीं, मोमेंटम लिख देते हैं। अच्छा मूवमेंट भी रखेंगे तब भी चलेगा, क्योंकि मास पार्टिकल m इंटू वी, तो मोमेंटम भी हो जाएगा ना, मोमेंटम। एक बार फिर सुन लीजिए, किसी भी मूविंग पार्टिकल के लिए एक साथ मोमेंटम और पोजीशन का बता पाना पॉसिबल नहीं है। यदि आप मोमेंटम का कैलकुलेशन करते हैं, यदि आप मोमेंटम का कैलकुलेशन करते हैं, यदि आप मोमेंटम का कैलकुलेशन करते हैं, तो बच्चों याद रखिएगा पोजीशन में पक्का एरर आने वाला है, मतलब आप इसका कैलकुलेशन नहीं करेंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब क्या हुआ कि यदि आप बच्चों पोजीशन में कैलकुलेशन करते हैं, तो मोमेंटम में पक्का कैलकुलेशन आने वाला, एरर आने वाला। मतलब एक साथ मोमेंटम और उसकी पोजीशन आप नहीं बता सकते। मैं बार बार कह रहा हूँ, इसी को हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोला जाता है। और यह केवल और केवल माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए रूल फॉलो होता है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा हो, तो एक साथ उसकी पोजीशन और उसका मूवमेंट आप नहीं बता सकते। आप या तो पोजीशन बताएंगे तो मूवमेंट में एरर आएगा, और यदि आप मूवमेंट बताते हैं बच्चों, तो पक्का पोजीशन में एरर आएगा। दोनों एक साथ कैलकुलेशन कर पाना पॉसिबल नहीं है। इसके जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं बताऊं इसमें क्वेश्चन क्या है।
तो बच्चा क्वेश्चन आता है ना कि बताओ इसमें 4 ऑप्शन कौन सा सही है इसका फॉर्मूले का, मैं डायरेक्ट वो लिखता हूँ, इसको हटा रहा हूँ मैं। तो 4 ऑप्शन जो बच्चा पूछता है उसमें जरा देख लीजिए क्या क्या है। आप इसका फॉर्मूला आपको याद भी होगा, फिर भी देख लीजिए, ये फॉर्मूला याद रख रखिएगा, हाइडेलबर्ग इंस्टीट्यूट का प्रिंसिपल है। क्या है कि डेल्टा एक्स मतलब जो पोजीशन में अनसर्टेनिटी है ना, एक्स का मतलब पोजीशन और मोमेंटम मतलब डेल्टा पी, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होता है बच्चों h/4 के बराबर होता है या उससे बड़ा होता है। इसी को बोलते हैं बच्चों हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये बात ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसमें 2-3 फॉर्मूले इसमें बना देता हूं मैं जो पेपर में आता है। ये इसका यूनिट लिख देता हूं जूल सेकेंड। अब एक बात और सुन लीजिए बच्चों, ध्यान सुनिएगा बच्चों, P बराबर क्या होता है, mv, P बराबर mv होता है ना, P बराबर। तो अगर मुझे एक बात जरा ध्यान सुनिए, P बराबर mv होता है, तो यहाँ पे जो P है अगर मैं mv इसकी जगह पर रख दूं, P बराबर mv रख दूं, तो जरा देखिए मैं क्या रखता हूँ, डेल्टा x, ये क्या है mv, ये क्या हो जाएगा h/4 तो बच्चा कुछ जगह आपको ये भी फॉर्मूला दिखाई देगा। अब इस m को बच्चों उठा के मैं नीचे भेज देता हूँ, h के नीचे भेज देता हूँ, तो कुछ जगह बच्चों आपको ये भी फॉर्मूला दिखाई देगा, डेल्टा x इंटू डेल्टा v h/4 m। तो बच्चों आप एग्जाम के लिए ये भी ध्यान रखेंगे और एग्जाम के लिए आप ये भी ध्यान रखेंगे। एक फॉर्मूला और बता देता हूँ, उसको ध्यान रखिएगा कि उसका वेवलेंथ से क्या रिलेशन है। यहाँ मैं लिख देता हूँ साइड में बच्चों, डेल्टा एक्स, ये एक्स्ट्रा लिख देता हूँ, ये बात ध्यान रखिए, डेल्टा एक्स और डेल्टा लेमडा ग्रेटर इक्वल टू h/4 मैंने कुछ नहीं किया, जहाँ पे p था ना उसकी जगह बस केवल मैंने लेमडा यूज किया वेवलेंथ, और यहाँ पे बस जहाँ पे h² था बच्चों, सॉरी इसके पे लेमडा स्क्वायर में, जहाँ पे h था वहां पे लेमडा स्क्वायर करना है। ये भी फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा कि जरूरत पड़ने पे काम आ सकता है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों ये पूरा टॉपिक समाप्त हो गया, मैंने पूरा डिटेल पढ़ा दिया, कुछ टॉपिक में जल्दी जल्दी बोल देता हूँ, सुन लीजिए। पहले आप इसकी स्क्रीनशॉट ले जल्दी से फास्ट, कुछ टॉपिक में जल्दी जल्दी बोल देता हूँ बच्चों। मैंने क्वांटम नंबर आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है, क्वांटम नंबर जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जो n की वैल्यू है आप याद करो, n जो है बोहर ऑर्बिट से मैंने सॉल्व भी किया था, मैं पहले बता दूं तो n जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। अगर आपको याद हो, ध्यान हो, तो ये जो n है ना, n याद है मैंने रेडियस के बारे में बताया था, रेडियस याद है, ऐसे बताया था क्यों याद है, बताया था मैंने बोहर ऑर्बिट में, ये पहला फॉर्मूला। हाँ। और उसी में बच्चों दूसरा एक और फॉर्मूला बताया था कि माइनस का मैं एनर्जी के बारे में बताया था, इसी में बात कर रहा हूँ बच्चों। ये थोड़ा सा कट हो जाएगा, तब दोबारा 10 मिनट के लिए और ऐड हो जाना, थोड़ा सा मैं अपनी बातों को सही से बता दूं, नहीं तो मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा तो कुछ बातें छूट जाएंगी। अब ये फिर से कट होना होगा, 5 मिनट और जुड़ जाइए, मैं बता रहा हूँ। उसमें जो सबसे पहले मैंने बताया था जिसका नाम है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें सुन लीजिए। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अच्छा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को स्मॉल एन से शो करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्मॉल एन मतलब ये सेल के बारे में बताता है, सेल या ऑर्बिट के बारे में बताता है। अब बोहर मॉडल जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने ये फॉर्मूला लिखाया था, अगर आपको याद हो, और एक फॉर्मूला और लिखवाया था मैंने, एनर्जी बराबर -13.6, याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा? हाँ सर। -13.6 z² डिवाइड बाई n², मैंने एक और फॉर्मूला ये लिखवाया था। ठीक है, प्रश्न है कि सर ये दोनों के बारे में बताने का मतलब क्या? दोनों के बारे में बताने का मतलब ये है कि मैं ये बताना चाहता हूं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब यह जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यह साइज देख लीजिए, n समझ रहा है ना, जैसे जैसे n बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एटम की साइज बढ़ती जाएगी ना। क्यों? साइज के बारे में बता रहा है कि नहीं बता रहा? वहां तो बच्चों क्वांटम नंबर साइज और एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। साइज और एनर्जी को किसी सेल की ना, किसी सेल की साइज क्या है, किसी सेल की एनर्जी क्या है,
यह अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट करता है, तो बच्चों पहला वाला जिसका नाम है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। गलती से कहीं और ट्रिक मत लगा दीजिएगा ना, रिप्रेजेंट कर, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। कैसे आपको अच्छे से पता है बच्चों, अगर ये न्यूक्लियस है, ये पहला सेल है, देखिए n बराबर पहला सेल देख रहे हैं ना, इसकी साइज इतना है। अगर मैं n बराबर 2 रखूंगा तो साइज बढ़ जाएगा, अगर मैं n बराबर 2 साइज बढ़ जाएगा, और अगर मैं n बराबर 3 रखूंगा तो साइज और बड़ा हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं n मतलब जो सेल है वो देखिए क्या क्या बता रहा है, देख लीजिए वो। अच्छा, दूसरी चीज क्या है ना कि जैसे जैसे ये मान लीजिए 1 है, ये 2 है, ये 3 है, आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ना, एनर्जी भी इंक्रीज होता जाएगा। कैसे इंक्रीज होगा ये भी सुन लीजिए, इंक्रीजिंग एनर्जी। आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर यहाँ पे तो n नीचे है, जरा मेरी बात को समझिएगा, मेरी बात सुनो। मान लो बच्चों n नीचे, अच्छी बात है, n नीचे का मतलब हुआ कि अगर आप n बढ़ेगा, मेरी बात सुनिएगा, यदि n बढ़ेगा तो बच्चों एनर्जी कम होना चाहिए, लेकिन बच्चों उसके आगे तो माइनस भी तो है। आपको पता है ना, माइनस में जो वैल्यू जितना कम होती है उतना बड़ा होता है। हाँ। तो बच्चों इसीलिए रेडियस और एनर्जी दोनों बढ़ती है। इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, जल्दी से। ठीक है, तो बच्चों ये पहला मैंने बता दिया, ठीक है, आगे देखते इसको हटा रहा हूं मैं, तो गलती से कहीं और टिक मत लगा दीजिएगा, ठीक है। ये पहला क्वांटम नंबर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, बता दिए। बच्चों जो दूसरी क्वांटम नंबर है उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट लाइन सुन लीजिए, थोड़ा सा बताता हूं बस। उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो दूसरी क्वांटम नंबर है उसको बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, AZIMUTHAL, एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको बच्चों स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब जहां सुनिएगा ये क्या क्या बताता है। सबसे पहली चीज बच्चों, यह सबसेल को रिप्रेजेंट करता है, सबसेल। यह किसी सेल में, यहां लिख देता हूं मैं, लिख देता हूं, किसी सेल में, किसी सेल में, किसी सेल में, किसी सेल में, किसी सेल में सबसेल को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि बच्चों सेल के अंदर छोटा सा पार्ट होता है सबसेल, क्यों, वो रिप्रेजेंट करता है। बच्चों हमें एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना, याद रखिएगा, 180 नंबर के पेपर में हमें एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना, और गुजकेट के पेपर में तो गलती करना ही नहीं, गुजकेट के पेपर में फुल करके आना, चाहे कुछ भी हो जाए। तो सबसेल को रिप्रेजेंट करता है बच्चों। सबसेल आपको अच्छे से पता है, सबसेल क्या है, S है, P है, D है और F है, ठीक है। बच्चों अगर मैं सबसेल की शेप की बात करूं तो बच्चों ये सबसेल की शेप भी बताता है, शेप समझते हैं ना, शेप। अगर मैं इसकी बात करूं तो स्फेरिकल होता है, सभी को पता है स्फेरिकल। इसका डम्बेल होता है, डम्बेल, और बच्चों इसका होता है डबल डम्बेल, और उसका बच्चा होता है कॉम्प्लेक्स। तो अगर हमसे कोई पूछेगा तो भैया सबसेल का जो शेप है वो कौन बताता है, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है, ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है। अब इसकी कुछ बातें सुन लीजिए। जो एल की वैल्यू होती है बच्चों, जो एल की वैल्यू होती है वो 0 से n-1 तक होती है, मैं बता चुका हूं। n हमेशा एल से बड़ा होता है, n कभी भी एल के बराबर पॉसिबल नहीं है, ना कभी पॉसिबल नहीं है। ये जितनी इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बता दिया। अब एक बात और लिखा देता हूं बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे ऑर्बिटल, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। देखो ऑर्बिटल के अंदर बच्चे इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन भी घूमता है, तो इलेक्ट्रॉन जब घूमेगा तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन स्पिन या स्पान इस मोमेंटम। लेकिन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम मतलब ऑर्बिटल का जो घूमना है उसकी बात कर रहा हूं मैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, याद रखिए मैं ऑर्बिटल की बात कर रहा हूँ। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो भी याद करिए, वो होता है h/2π√L/L+1। बच्चों ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ये फॉर्मूला है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का। और आपको एल की वैल्यू पता है, इसके लिए एल की वैल्यू आपको अच्छे जानते हैं, 0 रखना है, पी के लिए 1 रखना है, डी के लिए 2 रखना है, और एफ के लिए 3 रखना है।
एक क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछ दूं, जरा मुझे एक बात बताओ, हमारे पूछ दूं कि हमारे पास एक है, ऐसे पूछ देता हूं, हमारे पास एक है 3s, इसके लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कितनी होगी? कितनी होगी? 0 0 बच्चों s जो होता है ना स्फेरिकल होता है, इसलिए इसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम 0 आता है। बाकी सभी का कैलकुलेशन आपका पेपर में आता है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये फॉर्मूला है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का। मैंने इसमें क्यों लिखाया? क्योंकि ये जो L की वैल्यू है ना इसी फॉर्मूले के अंदर आता, देखो, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला लिखा दिया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फास्ट। सबने ले लिया ना स्क्रीनशॉट? हाँ सर। ठीक है बच्चों, इसको हटा देते हैं। एक और सुन लीजिए, तीसरा जो हमारा बात बता दो उसको, ताकि तीसरी वाली बात हो जाए। अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपके डाउट दूर हो जाएंगे ना, लास्ट प्रीवियस ईयर्स की। छोटी सी बात है बच्चों, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात कर रहा हूं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको स्मॉल एम से शो करते हैं। ये ऑर्बिटल के बारे में बताता है। ऑर्बिटल जानते हैं ना? ऑर्बिटल मतलब न्यूक्लियस के बाहर का वो 3D क्षेत्र जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो। प्रोबेबिलिटी मतलब जहां पे डॉट डॉट दिखे, मतलब फिक्स नहीं बता सकते, लेकिन आप प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं कि इतने एरिया में पाए जाएंगे आप। ठीक है, जहां देखिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको स्मॉल एम से शो करते हैं ऑर्बिटल। तो ये ऑर्बिटल पता ना, मैं फिर क्या कह रहा हूँ, न्यूक्लियस के बाहर का यह 3D क्षेत्र, यह 3D क्षेत्र ऐसे, यह 3D क्षेत्र जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है उसे ऑर्बिटल कहते हैं। इसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अब आगे सुनिए ध्यान से बच्चों, यह ओरिएंटेशन को बताता है। ओरिएंटेशन सर, ये ओरिएंटेशन मतलब आप समझिए, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे px बना दिया, ये px बना दिया। ओरिएंटेशन का मतलब होता है बच्चों डायरेक्शन। तो बच्चों ये बताएगा ना कि अपना इलेक्ट्रॉन में इस डायरेक्शन में, इसका मतलब यदि आप ऊपर जाते हैं, इस ओरिएंटेशन में जाते हैं, तो आपको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलने वाला। समझ गया? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा। ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, मतलब ये इलेक्ट्रॉन किस साइड में है, ये उसकी ओरिएंटेशन बताता है। ओरिएंटेशन, जब भी कभी ओरिएंटेशन का क्वेश्चन है, आपकी स्मॉल एम पे टिक लगाना, मतलब हमारे इलेक्ट्रॉन px मतलब आपका x में ही मिलने वाला है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इसके बाद बच्चों ओरिएंटेशन की बात हो गई, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि ये ओरिएंटेशन हो गया। दूसरी चीज क्या है बच्चों, इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है बताइए? -L से 0 सहित +L तक होती है। ठीक है, मतलब ये L पे डिपेंड करता है। ये क्लियर हो गया। अच्छा एक बात और सुन लीजिए बच्चों, मान लीजिए ये बच्चों सबसेल है, ठीक है। और सबसेल, देखो बच्चों, सेल से सबसेल, सेल से ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन के बारे में मैंने आपको एक दिन पहले क्लास में बता दिया। मैं सेल से सब ऑर्बिटल की बात कर रहा हूँ, और मैं सबसेल से इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ। तो बच्चों अगर आप सबसेल से ऑर्बिटल के पास जाते हैं, सबसेल कौन सा? S P D F, तो बच्चों उसके लिए फॉर्मूला होता है 2l+1। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तब भी चलेगा, क्यों? क्योंकि सबको पता है कि S में सबसेल में 1 ऑर्बिटल होता है, P सबसेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं। लेकिन बच्चों फॉर्मूले का मतलब क्या हुआ? आप L बराबर 0 रख के देख लीजिए, आपको एक ही मिलेगा इस फॉर्मूले में। मैं आपसे एक बार फिर सुनिए, जैसे आप बच्चों सेल से सबसेल, सेल से ऑर्बिटल n² 2n² पढ़ा चुका हूं मैं, ये आपको मैं सेकंड फॉर्मूला बता रहा हूँ। यदि आपकी ट्रेन सबसेल के पास है, सबसेल से यदि आपको ऑर्बिटल जाना है, तो आपको फॉर्मूला 2l+1 लगाना पड़ेगा। आपको फॉर्मूला 2l+1 लगाना ही पड़ेगा। ये फॉर्मूला 2l+1 लगाना पड़ेगा, ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। लेकिन बच्चों अगर मान लो कि आपको सबसेल से इलेक्ट्रॉन पे जाना है, तो बच्चों हमेशा याद रखिए इसका डबल करना। डबल मतलब 2 × 2l+1 करना। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा। कोई पूछे सबसेल से ऑर्बिटल का फॉर्मूला क्या है? 2l+1। सबसेल से इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या है? 2 × 2l+1। वैसे आपको पता है कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, डायरेक्ट बता सकते इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन बच्चों ये फॉर्मूला याद रखिएगा। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ऑर्बिटल समझ गया ना, ऑर्बिटल मतलब समझ रहे ना, न्यूक्लियस के बाहर का वो 3D क्षेत्र, एक बार फिर सुन लीजिए, न्यूक्लियस के बाहर का वो 3D क्षेत्र जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो, उसे ऑर्बिटल कहते हैं। नोड मैंने आपको बता दिया, सब कुछ बता दिया बच्चों। स्पिन क्वांटम नंबर की 2 वैल्यू होती है, प्लस हाफ और माइनस हाफ, ये बात ध्यान रखिएगा। एक बात और बता देता हूँ, इसको हटा के लास्ट बता देता हूँ, थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ। तो सब लोग देखिए बच्चों, लास्ट बता देता हूँ स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर याद रखिएगा, स्पिन क्वांटम नंबर बच्चों ये खुद से बनाया गया है, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से नहीं आता, ये इलेक्ट्रॉन की स्पिन बताता है। इसकी 2 ही वैल्यू होती है, प्लस और हाफ और माइनस हाफ, इसकी वैल्यू 0 कभी नहीं होती, ये बात ध्यान रखिए पहली चीज, ठीक है। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ये आपको पाउली सामने बता दिया था, एक सीधा और एक उल्टा। बात समझ में आ गया। मान लीजिए आपने क्लॉक सीधे को प्लस मान लिया तो उल्टे को माइनस हाफ करना पड़ेगा। बच्चों इसमें एक आता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम याद रखिएगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया था वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम था। ये मैं क्या लिखा रहा हूं फिर से देखो, स्पिन एंगुलर मोमेंटम बता रहा हूं, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। वो अभी थोड़ी देर पहले जो पढ़ाया था वो अलग था बच्चों। ये क्या होता है, ये होता है बिल्कुल वैसे ही दिखेगा, बिल्कुल सेम वैसे ही फॉर्मूला है, h/2 पाई अंडर रूट s। बच्चों s की आपकी जो वैल्यू लेना वो पॉजिटिव लेना है, पॉजिटिव में मॉड लगा देता हूं, मॉड मतलब पॉजिटिव लेना है। ऐसा नहीं कि आपको माइनस हाफ दिखे तो माइनस हाफ लेना, नहीं, पॉजिटिव ही लेना है। s इसके बाद s+1, बिल्कुल वही फॉर्मूला सेम टू सेम, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? तो जल्दी जल्दी इसको तो स्क्रीनशॉट ले लो यार। स्क्रीनशॉट ले लो। एक बात और बता देता हूँ बच्चों, इसको हटा के एक बात और बता, लास्ट वैसे ही चल रहा है, एक बात और बता, इसको हटा देते हैं। एक बात और क्या बता देता हूँ, सुनो बच्चों, याद है मैंने अबाउ प्रिंसिपल पढ़ाया था, अबाउ प्रिंसिपल में एक बात सुनो, एक स्टूडेंट एक चीज गलती कर देता है। क्या गलती करता है सुनो, मान लो मैंने यहाँ पे लिखा ऑफ बाउ प्रिंसिपल, सब लोग ध्यान सुनिएगा। तो बच्चों अबाउ प्रिंसिपल में वो जो एनर्जी लेवल जहां पे आप इलेक्ट्रॉन भरते हैं ना, जो ऑर्डर होता है वो तो आपको याद ही है, मैं थोड़ा सा पहले उसको लिखता हूँ। तो ये जो है ना, ये 1s, उसके बाद ये 2s, इसके बाद ये 3s, उसके बाद ये 4s, सॉरी 1s 2s, इसके बाद ये 2p है, फिर ये 3s है, फिर 3p है ना, फिर 4s है, फिर 3d। इतना लिख देता हूँ कि कितनी जरूरत है। तो बच्चों ये जो लिख, ध्यान सुनिएगा सब लोग, कुछ बातें बताना चाहते हैं। ये जो है ना, ये एनर्जी ऑर्डर है, किसके लिए है, ऑफ ऑल ऑर्बिटल, ये सभी ऑर्बिटल के लिए है। लेकिन बच्चों इसमें एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है सुन लीजिए, ये आप तभी यूज करेंगे फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, अगर आपके पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है तभी आप इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए ऐसा बनाया जाता है, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए। लेकिन बच्चों मान लो कि आपके पास हाइड्रोजन जैसा कोई आ गया, हाइड्रोजन ही आ गया, हाइड्रोजन एटम के लिए, और आपसे क्वेश्चन पूछे कि हाइड्रोजन एटम के लिए 1s 2s 2p 3s 3p, इसमें एनर्जी ऑर्डर का क्या मतलब ट्रेंड होगा, है ना। तो बच्चों इसमें जो है ना, इसमें आप n+l वैलिड नहीं है। हाइड्रोजन एटम मतलब जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों, इसके लिए n+n नॉट वैलिड, इज नॉट वैलिड, ये बात ध्यान रखिएगा। तो जब n+l वैलिड नहीं होगा बच्चों तो क्या हो जाएगा, जब देखो फॉर हाइड्रोजन एटम ओनली, जब कभी हाइड्रोजन एटम का अच्छा और ऑप्शन आ जाए कि बताओ हाइड्रोजन एटम के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या नियम है, तो आप किस पे टिक लगाएंगे वो सुन लीजिए। अब चूंकि इसमें n+l तो है नहीं, तब क्या लिखेगा सुनो, 1s सबसे छोटा, और बच्चों 2s और 2p तो बराबर हो जाएगा, दोनों कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 3s 3p 3d ये भी बराबर हो जाए, n+l लगेगा नहीं, है ना। लेकिन ये है कि 1s 1 सबसे छोटा, 2 उसके बाद 3, बात समझ में आ रहा।
तो उसके बाद हाँ अगर सर। 4 की बात करूं तो 4s, 4p, 4d और 4f, ऐसे करके एंड सो ऑन। याद रखिएगा इसमें n प्लस एल रूल वैलिड नहीं होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ठीक है, लास्ट में एक बात और सुन लीजिए बच्चों, पाउली ने क्या बोला था, किसी एक एटम के 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, एक बार फिर सुन लीजिए, किसी एक एटम के 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। ये पाउली साहब ने बोला था। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। मैंने पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको पूरा डिटेल समझा दिया, पूरा अच्छे से समझा दिया। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब एक बात और बार बार भूल जाता है, क्या भूल जाता है जरा, वो मैग्नेटिक मोमेंटम आपको आता भी, लेकिन फिर भी सुन लीजिए, मैं बता देता हूँ। 2 मिनट और समय दे दीजिए बच्चों। अब ये लास्ट है तो इसको भी लिख देता हूँ। आपको याद है वो मैग्नेटिक मोमेंटम जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है, याद आ रहा, जिसका बोहर मैग्नेट्रॉन यूनिट होता है, तो थोड़ा सा वो भी मैं लिख देता हूँ बच्चों। हाँ। एक है बच्चों मैग्नेटिक मोमेंटम, मैग्नेटिक मोमेंट्स, ये क्या होता है भैया, इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। म्यू बराबर क्या होता है, √n इंटू n+2, ये फॉर्मूला होता है। ये बच्चों ये रहा आपका फॉर्मूला। इसमें इसमें n क्या है भैया, इसमें n क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब मुझे बता दीजिए, अगर म्यू 0 आ गया, इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि यह आपका जो भी है वो डायामैग्नेटिक है। क्यों, समझ जाएगा ना, डायामैग्नेटिक, ये डायामैग्नेटिक। और अगर बच्चों म्यू 0 नहीं आया, इसका मतलब ये पैरामैग्नेटिक। हमको लग रहा है थोड़ा सा लंबा ऑनलाइन क्लासेस हो गई आज, लेकिन बच्चों मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको अच्छा भी लगा होगा। क्यों, अच्छा लगा ना, ठीक है। एक बात और सुन लीजिए बच्चों, हाँ सर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप क्रोमियम और कॉपर 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शन है, जिसको तो मैं बता चुका हूं, लेकिन देख लीजिएगा। इसका आता है 4s1 3d5, और इसका आता है, बोलो क्या आता है, 4s1 3d10। 3d10। इसका रीजन क्या है, आप बताइए, इसका रीजन जानते हैं क्या? स्टेबिलिटी के लिए। हाँ, इसका रीजन सुन लीजिए। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है बच्चों, जो स्टेबिलिटी ऑफ जो ऑर्बिटल्स होता है ना, ऑर्बिटल बच्चों, आपको 3 प्रकार के ऑर्बिटल्स मिलेंगे। सर ये 3 प्रकार का कौन कौन सा, ऐसा ऑर्बिटल जो पूरा भरा हो, ऐसा ऑर्बिटल जो आधा भरा हो, और ऐसा ऑर्बिटल जो ना पूरा भरा हो ना आधा भरा हो। तो इसमें जो बच्चों जो सबसे ज्यादा सुखी होता है ना, वो होता है फुल फिल्ड। क्या आप हमारी बात सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं? हाँ सर। जो फुल फील्ड होता है वो सबसे ज्यादा सुखी होता है। उसके बाद बच्चों जो हाफ फील्ड होता है वो उससे ज्यादा सुखी होता है, हाफ फील्ड जो आधा भरा है। और बच्चों जो नॉर्मल वाला, नॉर्मल मतलब समझते हैं ना, नॉर्मल मतलब जो पार्शियल भरा है, हाँ जो ना तो हाफ है ना तो फुल है। तो बच्चों इसी स्टेबिलिटी के कारण ना उसमें एक्सेप्शन पाया जाता है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया ना? हाँ सर। ये इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ये एक्सेप्शन है। तो बच्चों इसकी स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, और मैंने पूरा आपको पढ़ा के समाप्त कर दिया है। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर की फीलिंग अच्छी आ गई होगी, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इससे क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। बच्चों आज मैं श्योर आपको वो लिस्ट भेज दूंगा, आप उसमें से क्वेश्चन सेलेक्ट करके सॉल्व कर लीजिए। सभी को गुड इवनिंग, थैंक यू। और आप अच्छे से मेहनत करिए, जल्दी से डॉक्टर बनिए, और मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। चलिए क्लास क्लोज करते हैं, थैंक यू।